चलो कुछ दिन के लिए पुणे चले जाते हैं। किसी को नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और तब लौटेंगे जब वो गाना रिकॉर्ड हो चुका होगा। दोस्तों, ये बात किसी भगौड़े ने नहीं कही थी। ये बात किसी डरे हुए इंसान ने भी नहीं कही थी। ये बात कही थी मन्ना डे ने, उस इंसान ने जिसकी आवाज़ को लोग आज भी भगवान की देन मानते हैं। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ था उस एक गाने में जिसने हिंदुस्तान के सबसे महान गायकों में से एक को भागने पर मजबूर कर दिया था। आज की कहानी उसी गाने की है, उसी इंसान की है, उसी जज्बे की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी चक्कर में और मैं हूं आपका दोस्त। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे फनकार की जिसने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को दे दी। दोस्तों, बात है सन 1942 के आखिरी महीनों की। कलकत्ता से एक युवा लड़का बॉम्बे आया था, बड़े सपने लेकर, बड़े जज्बे के साथ। और उसके साथ में थे उसके चाचा केसी डे, बंगाल के मशहूर गायक। उस लड़के का नाम था प्रबोध चंद्र डे। दुनिया जिन्हें जानती है मन्ना डे के नाम से। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में उन दिनों एक नई हलचल थी। प्लेबैक सिंगिंग का ज़माना शुरू हो रहा था और केसी डे साहब लक्ष्मी प्रोडक्शंस में बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर आए थे। मन्ना डे उनके असिस्टेंट थे। लेकिन इस शहर ने मन्ना डे को सिर्फ एक नौकरी नहीं दी, इस शहर ने उन्हें दिए उस्ताद। खेमचंद प्रकाश जी भी उनसे मिले और बोले, बेटा मुझे भी असिस्ट किया करो। फिर अनिल बिस्वास जी मिले, उन्होंने सिखाया उर्दू ज़बान की क्या बारीकियां होती हैं। और इन्हीं अनिल बिस्वास जी ने दिया मन्ना डे को पहला मौका किसी फिल्म में गाने का। मन्ना डे सीखते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे और बॉम्बे उन्हें अपना मान रहा था। फिर एक दिन हुआ कुछ मज़ेदार। उस दौर के बड़े नाम विजय भट्ट और शंकर भट्ट, जो केसी साहब से मिलने आए थे, चाहते थे कि केसी डे उनकी फिल्म में गाएं। केसी डे ने साफ कह दिया कि मैं प्लेबैक सिंगिंग नहीं करता, आप मन्ना से गवा लीजिए। विजय भट्ट ने पूछा, ये मन्ना कौन है? केसी डे बोले, ये आपके सामने ही बैठा है। विजय भट्ट ने देखा एक दुबला पतला सा लड़का, वो बोले कि ये तो बच्चा है, हमें एक एक्सपर्ट सिंगर चाहिए। लेकिन केसी डे ने भी जिद की। वो बोले कि एक बार गवाइए तो सही, आप निराश नहीं होंगे। और अगले दिन प्रकाश स्टूडियो में मन्ना डे ने गाया और शंकर राव व्यास जी ने, जो उस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वो गाना सुनते ही उनके कायल हो गए। जो लड़का ट्रायल देने आया था वो उसी दिन बतौर गायक साइन हो गया। साल 1943 में आई फिल्म राम राज्य में, इसमें मन्ना डे ने मराठी में भी गाया और यहीं से शुरू हुआ एक महान गायक का असली सफ़र। फिर साल 1950 में आई मशाल, अशोक कुमार पर पिक्चराइज हुआ एक गाना, ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल। संगीत था SD बर्मन साहब का और इस गाने ने मन्ना डे को दिलाई असली पहचान। और अब आते हैं दोस्तों उस किस्से पर जिससे हमने शुरुआत की थी। साल 1956 में एक फिल्म आई थी बसंत बहार, जिसका म्यूज़िक दिया था शंकर जयकिशन ने और हीरो थे भारत भूषण। भारत भूषण जी के भाई ने प्रोड्यूस की थी ये फिल्म और उनकी ख्वाहिश थी कि सारे गाने रफ़ी साहब गाए। लेकिन शंकर जी अड़ गए कि नहीं, इस फिल्म के सारे गाने मन्ना डे ही गाएंगे। मन्ना डे आए, गाने रिकॉर्ड हुए और सुर ना सजे क्या गाऊं में रिकॉर्ड हुआ। लता जी के साथ एक जुगलबंदी भी रिकॉर्ड हुई। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन शंकर जी ने मन्ना डे से कहा, मन्ना बाबू कमर कस लीजिए, एक गाना और गाना है, बड़ा ही ज़बरदस्त है और ये एक ड्यूएट है।
मन्ना डे खुश हो गए और सोचा लता जी होंगी या फिर आशा जी, लेकिन शंकर जी ने जो नाम लिया वो सुनकर मन्ना डे के पांव तले जमीन खिसक गई। ये एक प्रतियोगी गाना था जिसमें उनको गाना था पंडित भीमसेन जोशी जी के साथ। फिल्म की कहानी में भीमसेन जोशी की आवाज़ वाला किरदार हार जाता है। मन्ना डे ने एक पल देखा शंकर जी को और फिर बोले नहीं, बस एक शब्द कि मैं ये गाना नहीं गाऊंगा। दोस्तों, पंडित भीमसेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं था। शास्त्रीय संगीत की दुनिया में वो एक देवता की तरह थे। किराना घराने की गायकी, उनकी आवाज़ सुनकर लोग झुक जाते थे और मन्ना डे को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि वो उन्हें फिल्म में हराएं। शंकर जी ने बहुत समझाया, मन्ना बाबू आप हीरो के लिए गा रहे हैं, फिल्म में हीरो को जीतना ही है, ये तो बस कहानी है। लेकिन मन्ना डे टस से मस नहीं हुए। बोले रफ़ी साहब को बुला लीजिए, मैं नहीं गाऊंगा। उस रात मन्ना डे भारी मन से घर लौटे और उन्होंने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया और फिर बोले कि सुनो, चलो कुछ दिन के लिए पुणे चले जाते हैं, किसी को नहीं बताएंगे, जब ये गाना रिकॉर्ड हो जाएगा तब लौट आएंगे। दोस्तों, अब आप सोचिए, एक गायक जो पूरी दुनिया को अपनी आवाज़ से रुला सकता था, वो एक गाने से इतना घबरा गया था। लेकिन तभी उनकी पत्नी ने वो बात कही जो शायद आज भी हर कलाकार को सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप भूल रहे हैं, आपको शायद समझ नहीं आ रहा कि आप फिल्म के लिए गा रहे हैं। वास्तव में आप भीमसेन जोशी जी को चुनौती नहीं दे रहे। यही तो मौके होते हैं एक गायक के लिए और आप इसी मौके को छोड़ना चाहते हैं। एक पल के लिए सब शांत हो गया और उस एक पल में मन्ना डे भी बदल गए। अगले दिन मन्ना डे स्टूडियो पहुंचे और उन्होंने गाया केतकी गुलाब जूही। दोस्तों, वो गाना आज भी हिंदी फिल्म संगीत की सबसे बड़ी धरोहरों में से एक है। मन्ना डे ने उसे इतनी निपुणता से गाया, इतनी गहराई से, इतने अदब से कि जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो पंडित भीमसेन जोशी खुद मन्ना डे के पास आए और बोले कि मन्ना साहब, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, आप लगातार क्लासिकल गायकी करते रहा कीजिए। सोचिए दोस्तों, जिस इंसान से मन्ना डे डर रहे थे, वो इंसान खुद उनका मुरीद हो गया। यही होता है जब डर को पार किया जाए और यही होता है दोस्तों जब मौके को थामा जाए। साल 2013 में मन्ना डे इस दुनिया से विदा हो गए थे। रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश जी और मन्ना डे, ये चार ऐसे नाम हैं दोस्तों जो हिंदी फिल्म संगीत के चार खंबे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी चक्कर चैनल को और कमेंट में बताइए कि आपका सबसे पसंदीदा मन्ना डे का गाना कौन सा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक जय हिंद।